बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अफसोस के साथ रुपए की कदर में मजीद कमी वाक़ हुई है, बल्कि रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। साथ ही हम देख रहे हैं मुल्क में जो चीनी का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और इस बहरान के पीछे जो हाल ही में घर गई है हुकूमत PDM की, उसमें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी अब कर रहे हैं। भुगत कौन रहा है? बेचारी अवाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी भुगत रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इनमें कुछ उनको रिलीफ मिले। लेकिन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 8-10 दिन में भी ये निगरान हुकूमत अब तक जो है IMF के साथ इजाज़त नहीं ले पाई है। बताया जा रहा है कि जो पहला प्लान पेश किया गया IMF को वो मुस्तरद हो गया है, और फिलहाल अक़सात में जो है वो वाली रिलीफ अवाम को नहीं दी गई है कि वो अक़सात में अपने बिल्स अदा कर सकें। अब आगे जाके प्लान का क्या होता है ये हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से। फिर हम देख रहे हैं साइफर पर इमरान खान साहब के लिए जो कानूनी मसाइल हैं, पेचीदगियाँ, वो हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई ही नज़र आई हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो अदालत के जो जज थे वो नहीं थे मौजूद, और बताया गया उनकी अहलिया जो है वो बीमार है, इसलिए वो अब 8 तारीख को ही इस केस की सुनवाई करेंगे। तो एक तरफ तो जहां हम देख रहे हैं कि ये मुआशी मसाइल जो हैं एक संगीन सतह पर पहुंच रहे हैं, मतलब पानी ऊपर से गुजर चुका है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो सियासी तौर पर जो आइनी अवाम का जो हक है वो 90 दिन में उनको इंतखाबात नहीं नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। फिर हम देख रहे हैं जो कानूनी जो अदालती अहकामात हैं उनको नहीं माना जा रहा है, उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, और जैसे कि हमने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के केस में। और अब हम देख रहे हैं लॉयर्स मैदान में आगे हैं और वो कह रहे हैं कि हम वकला तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर चुके हैं। इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकात हुई ताजरों से हफ्ते इतवार के दिन, और इस मुलाकात के हवाले से कुछ बयानात उनसे मुंसलिक किए जा रहे हैं। कुछ एंकर्स ने ये बयानात उनसे मुंसलिक किए जिसमें उन्होंने करप्शन ख़त्म करने के हवाले से, और जो सियासतदान करप्शन से मुंसलिक हैं उनको अभी सख्त तंबीह की है। इस पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपको सिर्फ इतनी सी याद दहानी कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फीडबैक मैं पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं ये जो एक परेशान कुन सिचुएशन है डॉलर के हवाले से, कि ओपन मार्केट में जो डॉलर है ये मज़ीद 2 रुपये महंगा हुआ है, और ये 333 रुपये पर जा पहुंचा है। और इसी निगरान हुकूमत के दौर में जो है ये डॉलर 37 रुपये मज़ीद महंगा हुआ है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बिजली के बिलों की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अवाम को जो है कोई खातिर खा रिलीफ अभी नज़र नहीं आ रहा। IMF से बात करनी थी, क्योंकि IMF के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, और निगरान हुकूमत ने उनसे बात करनी थी कि अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं कि वो अक़सात में अपने बिल्स अदा कर सकें। लेकिन इसके ऊपर जो है हमें बताया गया है कि IMF ने फ़िलहाल जो है कोई रिलीफ नहीं दिया है, और उन्होंने मुस्तरद कर दिया हुकूमत का प्लान, और निगरान हुकूमत का जो बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान रद्द किया गया है। इसमें कुछ ज़राए ने यह बताया है कि वजारत ख़जाना के मुताबिक प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा, और IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए कहा कि ये 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर पड़ेगा। तो ज़राए ने कहा कि IMF ने 15 अरब के मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया है। नया प्लान शेयर होने पर IMF जो है हुक्काम और वजारत ख़जाना दोबारा बात करेंगे। उम्मीद ही करेंगे कि निगरान हुकूमत किसी जल्द नतीजे पर जो है वो पहुंचे IMF के साथ, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चूल्हा जलाएं या अब उनके कनेक्शन कटने वाले हैं तो वो क्या करें, क्योंकि बिल की अदायगी की जो तारीख है वो सर पर आ खड़ी है। फिर अगर हम जो चीनी माफिया के हवाले से बात करें, तो जो इसमें जो निगरान हुकूमत है वो भी हमें जो है काफ़ी बेबस नज़र आ रही है। जो हुकूमत अभी रिसेंटली जो गई है, इसमें किसकी जिम्मेदारी थी? ये चीनी का बहरान क्यों पैदा हुआ? क्योंकि निगरान हुकूमत तो अभी आई है, सारा मलबा तो आप निगरान हुकूमत पर नहीं डाल सकते। हाँ, बहुत सारे हम शिकवे शिकायत कर सकते हैं निगरान हुकूमत से कि आपने वक्त पर इंतखाबात कराने हैं, ये आपका मैंडेट है, लेकिन हर जिम्मेदारी तो निगरान हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती है। अब PDM के जो एहसन इकबाल साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर तिजारत तो वो जो थे नवीद कमर साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। चुनाचे उन्होंने जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर तिजारत पर डाल दी, और उन्होंने कहा कि उन्हीं की वजारत ने ये इजाज़त दी थी कि ये एक्सपोर्ट की जाए चीनी। दूसरी तरफ हमने देखा इसके जवाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान है उन्होंने ये कह दिया कि जो वजारत तिजारत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही थी PDM की हुकूमत में, लेकिन मौशी पॉलिसियों से अहम फैसले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही थी। यानी उन्होंने वापस जो है वो इल्ज़ाम का टोकरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर जो मकसद, यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो ये कि भुगत तो अवाम रही है, और अवाम जो है वो किससे इसकी जो है वो सुनवाई के लिए किसके पास जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि जो लाहौर में, कोयटा में, फैसलाबाद में और पेशावर में चीनी की जो है वो नर्ख जो है ये डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। और बलूचिस्तान के शहर में तो चमन में ये भी बताया गया है कि चीनी जो है वो फ़ी किलो 230 रुपये जो है इसमें फ़रोख्त की जा रही है। यानी आसमान से भी जो है वो ऊपर बातें कर रही है। और चीनी की जो सरकारी कीमत है ये तो 99 रुपये है, ये आपको याद दिला दूं। और जिसके खिलाफ जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। अब ये स्टे जो है ये स्टे जो है वो तवील हो गया है, इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा। और हम देख रहे हैं जो इसकी वजह से जो FPR है, ना तो शुगर मिल्स के हवाले से जो है वो कोई छापे मार सकती है, ना चीनी के ज़खायर जो है वो चेक कर पा रही है। और तशवीशनाक बात सबसे ज़्यादा ये है कि जो महकमा खुराक है उसने गुज़िश्ता 6 माह में इस स्टे ऑर्डर को विकेट करवाने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की है। तो अब हम देख रहे हैं ये ज़ाहिर है एक मसला बना हुआ है सख्त अवाम के लिए। तो पूछें तो किससे पूछें, जाएं तो कहाँ जाएं। जो हुकूमत करके जाते हैं वो आपस में ही लड़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, बाद में वोट लेने आएंगे तो फिर अवाम से वो बड़े बड़े वादे करेंगे। एक बड़ी ही सैड सूरत हाल है इस वक्त। निगरान हुकूमत इस पर सख्त एक्शन ले और जल्द से जल्द कुछ भी अवाम को अगर रिलीफ फराहम कर सकती है तो उसको करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो साइफर केस के हवाले से। आपको बताते चलें कि आपको पता है उनकी ज़मानत के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत के लिए उनके वकला जो थे वो पेश हुए जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन है उनकी अदालत में। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको बताया गया कि जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं वो रुखसत पर हैं, यानी 4 सितंबर को। और ये बताया गया कि उनकी अहलिया की तबीयत जो है वो नासाज है और इसके बायस 8 सितंबर को जो है अब मजीद पेशी हो सकती है। PTI के वकला ये ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हो गए। जज राजा जवाद अब्बास ने मजीद PTI के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। और PTI के वकील बाबर अवान साहब ने मजीद कहा कि आज तो ड्यूटी जज आप हैं ना, जज बाथरूम में भी जज होता है और जज सब्जी खरीदते वक्त भी जज ही होता है। एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट भी हम चले जाएंगे। फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि PTI वकला किस कानून के तहत आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। जिस पर PTI के वकील ने कहा कि आप अगर कहेंगे आपका इख्तियार नहीं, मजबूर हैं, तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। फिर राजा जवाद अब्बास जो ड्यूटी जज थे उन्होंने मजीद इसका जवाब दिया और कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, और उन्होंने कहा वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते। जिस पर PTI के वकील सलमान सफदर जो थे उन्होंने कहा कि बहुत अजीब लग रहा है जो भी हो रहा है, कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला जाए। उन्होंने अपनी जो है वो परेशानी का इजहार किया कि कैसे इंसाफ जो है छुट्टियों पे इस तरह से चला जाए। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ जो अहम पेशरफ्त हुई है, जो सीनियर वकला हैं एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वकला तहरीक अब शुरू हो गई है और बाकायदगी से ये पेशावर से इसका आगाज़ होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने गुफ्तगू में कहा कि कोई भी जो है वकला में तफरीक नहीं है, वकला तहरीक शुरू कर दी है। 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए और महंगाई के खिलाफ तहरीक होगी। पेशावर से इस तहरीक का आगाज़ होगा। मौजूदा हालात आमरीत से बदतर हैं, ये गैर आलानिया मार्शल लॉ है। तमाम सियासी जमातों से हम राब्ते में हैं, आइन की अमलदारी कर दें, IMF से जान छूट जाएगी। और फिर हमने देखा एतजाज़ अहसन साहब जो हैं इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 10-12 दिन रह गए हैं, अहम तरीन मुकदमात के फैसले करके जाएं। चीफ जस्टिस हक में फैसला करें या खिलाफ, लेकिन फैसला ज़रूर करके जाएं। मजीद एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि उम्मीद है चीफ जस्टिस इस बेयकीनी को पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे और सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, अदालती फैसले नहीं माने जा रहे हैं। उन्होंने दोबारा ये इयादा किया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना बड़ा ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में शिरकत का मुकम्मल हक होना चाहिए। और फिर ये भी कहा कि जो झूठे इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये बड़े ही अहम बयानात हैं लॉयर्स की तरफ से। और वकला जो तहरीक है
یہ بڑی ہی مضبوط ہوا کرتی ہے. ظاہر ہے تمام تر قانونی پیچیدگیوں کو جو وکلا برادری ہے وہ جانتی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جو لائرز موومنٹ ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں وہ سکسیزفل ہوئی تھی. اس کے بہت سارے اینگلز پہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن وہ بالآخر سکسیزفل ہوئی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں جو رپورٹس آئی ہمارے سامنے. آرمی چیف صاحب نے جو ہے تاجر برادری سے ملاقات کی. وہاں پر ان کے بیانات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ندیم ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں کچھ انکشاف کیا اور انہی کے توسط سے میں یہ بات کروں گی. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے دونوں میٹنگز میں کہا کہ کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور میں بہت کیئرفلی آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. پھر انہوں نے مزید کہا کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر کرپٹ عناصر یا بدعنوان عناصر ہیں جو پاکستان سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں. بعض سیاستدانوں کا انہوں نے میٹنگ میں نام بھی لیا اور یہ ندیم ملک صاحب نے کہا کہ ان کے اطلاعات کے مطابق انہوں نے اسد کیسر، پرویز خٹک، محمود خان، عمران اسماعیل کا نام لیا اور کہا کہ یہ کل کیا تھے اور آج کیا کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ثبوتوں کے ساتھ جو ہے بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے اور کرپشن اور اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اور ہر اس جو ہے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے جو پاکستانی بچوں کا خون بہا رہا ہے. پھر مزید انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی دہشت گرد پاکستانی سرزمین پر سانس نہیں لینے پائے گا جو پاکستانی بچوں کے خون بہانے میں ملوث ہے، فوج کے سپاہیوں کی شہادت میں ملوث ہے. پاکستانی سرزمین سے اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں پاکستانی سرزمین کے اوپر ان کی تو میزبانی کریں گے اچھے ہمسائے کے طور پر، لیکن جتنے بھی غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی طور پر افغانی پاکستانی ہیں ان کو دوبارہ افغانستان بھیجا جائے گا اور اس پر سختی سے عمل درآمد ہوگا. یہ ندیم ملک صاحب بڑے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی. تو یہ ہمارے سامنے بیان آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف وکلا تحریک جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کے قانونی کیسز پہ ابھی بھی التوا ہے اور عوام جو ہے وہ بہت سخت جو ہے معاشی مسائل کا سامنا کر رہی ہے. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر جو ہے ان معاشی مسائل کا حل تو نہیں ہو سکتا ہے. ہاں البتہ ایک جمہوری حکومت کے آنے کے بعد جب جمہوری حکومت فیصلے کرے گی معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے اور وہ مزید آپشنز بھی فراہم کر سکتی ہے. فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس اور فوکس کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.